नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार मनोराठी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करेंगे सीयूटी बीएड में आए हुए साइंस के प्रश्नों को। आखिर देखेंगे कहां से किस किस टॉपिक से प्रश्न हमारे बने हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं एक एक करके प्रश्नों को, कहां से क्या क्या प्रश्न बन पाए हैं एग्जाम में। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की साथी। तो देखिएगा एक एक प्रश्नों को देखना है। आगे बात करते हैं नंबर 1 में बोला गया है कि सूची 1 को लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। अब यहाँ पर कुछ डिजीज के बारे में बताया गया है, सामने उसके सिम्टम्स दिए गए हैं। तो देखते हैं एक एक करके कैसे हम प्रश्न को बना पाएंगे। तो देखिए भाई बात करते हैं स्टार्टिंग में सबसे पहले दिया गया इटाई इटाई दिया गया है। हालांकि डिजीज होती है, सबसे पहले कहाँ देखी गई थी साथी? जापान के अंदर देखी गई थी, है ना। तो हाँ, जिन्जो नदी के आसपास ये डिजीज देखी गई थी। और ध्यान रखिएगा इटाई इटाई होता है और ये किसकी वजह से फैलती है याद रखिएगा। हाई नाइट्रेशन इन वाटर नहीं होता है, हाई डिसोल्व ऑक्सीजन इन वाटर भी नहीं होता है। तो इटाई इटाई किसकी वजह से होता है याद रखना। कैडमियम, एक कैडमियम जो होता है विषाक्तता के कारण होता है, टॉक्सिसिटी। कैडमियम विषाक्तता टॉक्सिसिटी के कारण होता है। तो फर्स्ट का एक आंसर बनता है थर्ड। अब हमको मैच करना है कि हमारा क्या आंसर बन पाएगा साथी। तो देखिएगा क्या आंसर बनता है, फर्स्ट का थर्ड, यानी कि ए गलत हो जाएगा और साथी फोर्थ खत्म हो जाएगा। क्लियर है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बचता है सेकंड और थर्ड। उसके बाद आता है मिनीमाटा। मिनीमाटा भी इसी से रिलेटेड डिजीज है और ये किसके कारण होती है याद रखिएगा, मरकरी टॉक्सिस के कारण होती है। तो बी का फोर्थ, तो बी का फोर्थ कहां से बनेगा? चलिए ये भी बात एकदम करेक्ट है। अब बात आती है थर्ड की, ब्लू बेबी सिंड्रोम की। अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? हाई नाइट्रेट वाटर के कारण होता है। तो सी का क्या बनेगा साथी? सी का फर्स्ट आंसर बन पाएगा। तो यानी कि सी वाला हमारा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ पा रही होंगी कि किस किस तरीके से हम प्रश्न को बनाते हुए चल रहे हैं साथी। चलिएगा आगे अगर मैं बात करता हूं, अगला पॉइंट देखिएगा, इसी के साथ बात करते हैं इटाई इटाई के बारे में। थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं साथी। देखिए डिजीज ड्यू टू कैडमियम पॉइजनिंग, याद रखना कैडमियम की पॉइजनिंग के कारण ये डिजीज होती है। कॉज्ड बाय कैडमियम पॉइजनिंग ड्यू टू मिनी माइनिंग ऑफ टोयामा, प्रेफरेंस ऑफ जापान कैडमियम गोज थ्रू राइस एंड सेरेल्स। यानी क्या होता है इसके कारण याद रखिएगा, कैडमियम के संपर्क में ज्यादा रहने, जब कैडमियम के संपर्क में ह्यूमन बॉडी ज्यादा रहती है तो ये डिजीज देखी जाती है साथी। कब देखी गई थी याद रखिएगा? 1912 में जापान में और टोयामा प्रांत के अंदर देखी गई थी, जहां पर जिंजू रिवर बेसिन्स के पास में कैडमियम की मात्रा ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण लीवर यानी कि गुर्दे खराब हो गए थे, हड्डियों में दर्द होना स्टार्ट हो गया था, पेन इन बोन्स, और जोड़ों में दर्द भी होना स्टार्ट हो गया था। क्लियर इतनी बात है। चलिएगा आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। बोला गया है द टेंड्रिल बाय विच पी प्लांट क्लाइंग टू सपोर्ट यानी कि मटर का पौधा जिस टेंड्रिल प्रांत से सहारा लेता है। मटर का आपने देखा होगा एक बेल टाइप का पौधा होता है ना। चलिएगा पेसाइवो सटाइवम इसका क्या होता है याद रखिएगा, साइंटिफिक नेम होता है। और मेंडल ने इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, क्रॉस हाइब्रिडेशन वगैरह आपने पढ़ा होगा। अगर बात करें तो किसकी प्रांत की सहायता लेता है याद रखिएगा, जो टेंड्रिल होता है वो किसकी सहायता लेता है याद रखना साथी, किसकी सहायता लेगा? जो लीव्स होंगी, और लीव्स भी कौन सी होंगी याद रखिएगा, मॉडिफाइड लीव्स जो होती हैं प्लांट की, टेंड्रिल उनकी हेल्प लेता है ना। तो मॉडिफाइड लीव्स कौन सी हैं जो कि यहाँ पर दिखाई दे पा रही हैं, जिसको हम बेल भी कह देते हैं, है ना साथी। तो क्या आंसर बनेगा? बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये लो जी, सी आंसर एकदम करेक्ट बन पाएगा अपना। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। इस तरीके के प्रश्नों का देखिए लेवल आपको देखते हुए चलना है। अच्छा खासा लेवल एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस का यहाँ पर दिया गया है। अब देखना जरा आगे, नंबर थर्ड की बात चलते हैं। द एटॉमिक न्यूक्लिक हैव द सेम न्यूट्रॉन्स। हम ठीक है, किसको बताना है? सेम न्यूट्रॉन्स नंबर एंड अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड, बताना है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बन पाएगा? तो साथ ही एक एक ऑप्शन को देखते हैं। आइसोटॉप्स कौन होते हैं याद रखना, जिनमें याद रखना सेम क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ पा रही होंगी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, देखना जरा। हाँ, अब जैसे मैं बात करता हूं क्या होता है, 1H1 होता है, 1H2 होता है और 1H3 होता है। देखो तीनों में क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। ऐसे आइसोबार की बात करता हूं,
यहाँ पर क्या होता है साथी, याद रखना, यहाँ पर सेम एटॉमिक वेट होता है। आ रही है बात समझ में? उसके बाद बात करते हैं आइसोटोन कौन होते हैं, जिनमें याद रखना सेम न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या होता है साथी, जिसमें सेम न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और यही हम लोगों का आंसर है, सेम न्यूट्रॉन नंबर वाला क्लिक होगा। आइसोमर्स कौन होते हैं याद रखना भाई, हाँ, आइसोमर्स कौन होते हैं याद रखिएगा, यानी कि समावयवता इनको हिंदी में कहा जाता है। और आइसोमर्स की अगर मैं बात करूं तो ये कौन होते हैं, जिनकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं, फॉर्मूला एक होता है ना, याद रखिएगा। क्या होता है साथी, सेम फॉर्मूला होता है ना, लेकिन स्ट्रक्चर कैसी होती है, अलग अलग होती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। आई बात समझ में? देखिए जैसे मैं बात करूं यहां से, ये आइसोबार्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, है ना। चलिए, इसके बाद मैं बात करता हूं, यहां पर देखो, अब मॉलिक्यूल फॉर्मूला दिया गया है, C2H6O दिया गया है। अब इसकी स्ट्रक्चर आप ऐसे भी बना सकते हैं, यानी कि एथेनॉल की फॉर्म में भी बना सकते हैं। देखो, कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, और ऑक्सीजन है 1। और इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसा करके भी बना सकते हैं, देखिएगा, कार्बन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन है 1, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3, और 3 6। तो स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसको आइसोमर्स बोला जाता है। आ रही है बात समझ में? चलिएगा, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला गया नंबर 4, और बोला गया अरेंज द फॉलोइंग रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। हमको बताना है इंक्रीजिंग, बढ़ते हुए क्रम में रेडिएशन किस रेज से कितनी रेडिएशन निकलती है, उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर देना है। यानी कि सबसे पहले कौन देना पड़ेगा, जिसकी रेडिएशन सबसे कम होती है। तो अगर मैं बात करता हूं इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, एक्सरेज, माइक्रोवेव। अगर मैं बात करता हूं सबसे कम किसकी होती है, याद रखना साथी, तो सबसे कम, लीस्ट याद रखिएगा, एटलीस्ट किसकी होती है, माइक्रोवेव की सबसे छोटी होती है। तो पहले नंबर पर ई ऑप्शन है, तो डी गलत और ए गलत। सबसे ज्यादा किसकी होती है याद रखना साथी, सबसे ज्यादा किसकी होती है याद रखिएगा, एक्स रेज की लार्ज होती है, एक्स रेज की रेडिएशन सबसे ज्यादा होती है। तो डी नंबर जहां पर एंड में, वही अपना आंसर बनेगा। ये लो जी, ये वाला आंसर आपका नंबर 4 बनेगा, ना कि ऊपर वाला। क्लियर है? उम्मीद है आपको प्रश्न बनाने आ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम प्रश्न को बना पा रहे हैं। चलिए साथी, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग primarily आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक रेन। हाँ, जो पहली बारिश होती है उसमें अक्सर उसको क्या कहा जाता है, एसिडिक रेन कहा जाता है ना। ताजमहल का पीला रंग भी इसी के कारण कहा जाता है। तो देखिएगा, अगर बात करते हैं करेक्ट आंसर ऑफ द गिविंग ऑप्शंस, आपको बताना है अम्लीय वर्षा के लिए कौन यहाँ पर जिम्मेदार होता है। तो देखना जरा, अगर मैं बात करता हूँ ऑक्साइड्स, कार्बन के ऑक्साइड का कोई लेना देना नहीं है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड काम करते हैं, सल्फर के ऑक्साइड काम करते हैं, फास्फोरस का भी कोई लेना देना नहीं है। तो अपने आंसर क्या बनता है साथी, अपन लोगों का आंसर बनता है बी और सी दोनों करेक्ट रहेंगे, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हमारा आंसर बन पाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? सभी साथी कमेंट करते रहिएगा। ये एसिडिक रेन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। नंबर 6 पर आते हैं। आयरन रोड व्हेन एक्सपोज टू मोस्ट एयर डेवलप्ड रस्ट ऑन इट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रस्ट। जब आयरन को क्या होता है, नमी मिलती है, तो याद रखिएगा उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है याद रखना साथी, Fe2O3 इंटू XH2O, यही होता है ना। और लोहे का वजन जो है वो बढ़ जाता है। क्लियर है? चलिएगा, आगे आता है नंबर 7 की बात करते हैं। बोला गया, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल in fixation of atmospheric nitrogen in a useful form of प्लांट। यानी कि निम्नलिखित में से पौधों के लिए उपयोगी रूप में वातावरणीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन नहीं करता है साथी। तो याद रखिएगा, राइजोबियम करता है, एजोप्रिलियम करता है, माइक्रोजिया और एजोबैक्टीरिया करता है। कौन नहीं करता है, माइक्रोराइजिया नहीं करता है, याद रखिएगा। क्या नहीं करता है, माइक्रोराइजिया नहीं करता है। बाकी बाकी ये जरूरी होता है प्लांट के लिए, क्यों, क्योंकि याद रखना ये रूट से एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और रूट से एनर्जी प्रोवाइड कराता है प्लांट के लिए, याद रखिएगा, फॉर प्लांट के लिए। और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं वो भी प्रोवाइड कराता है प्लांट को। क्लियर? लेकिन नाइट्रोजेशन में, है ना, नाइट्रेशन में इसका कोई भी इसमें हेल्प नहीं होती है। क्लियर है? चलिएगा, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नंबर 8 की बात करते हैं।
बोला गया स्पीसीज लिविंग इन द नेचुरल हैबिटेट ऑन द अर्थ इंटरेक्शन, यानी पृथ्वी पर रहने वाली स्पीसीज अपने प्राकृतिक आवास में रहती हैं और एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करती है, यानी इंटीमेशन होते हैं आपस में, ठीक है। चलिएगा, दो स्पीसीज के बीच प्रतिस्पर्धा अन्योन्य, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन टू स्पीसीज हैविंग देयर कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन। अब ये नाम आप याद रखना, कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन अगर आ जाए डिफरेंट स्पीसीज के बीच, अगर कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन देखने को मिल जाए तो साथ ही याद रखना यहाँ पर क्या होगा, दोनों स्पीसीज लॉस में रहने वाली हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या नाम आया, कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन है, एक दूसरे की स्पीसीज आपस में क्या कर रही है, कॉम्पिटिशन कर रही है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, इंटरेक्शन कंप्लीटली नहीं हो पाएगा और बहुत स्पीसीज आर हार्म्ड होगा। याद रखिएगा, दोनों स्पीसीज को क्या होगा, यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ेगा। क्लियर है। चलिएगा, आगे आता है लास्ट क्वेश्चन, और देखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर बना है, मात्र 9 क्वेश्चन साइंस के देखने को मिले हैं। नंबर 9 देखते हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन आपको बताना है। तो पहला बोला गया डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर वेरियस विद द टेम्परेचर। हाँ, जितना टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डिसॉल्व होगी, पहली बात तो सही है एकदम, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एक्सचेंज एंड फोटोसिंथेटिक आर मेन सोर्स ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, ये भी एकदम करेक्ट है ना। फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंड करता है। dissolved oxygen and biochemical ऑक्सीजन डिमांड्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर। बायोकेमिकल ऑक्सीजन जो डिमांड होती है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, बीओडी बोला जाता है। क्या बोला गया इसको, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये भी बात करेक्ट है। वाटर हैविंग हाई बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड विल आल्सो हैव हाई, हाँ ये बात गलत है, हाई नहीं होगा, यहाँ पर क्या आता है, लो आता है। याद रहेंगी बात भाई, जो बीओडी होता है हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, उसको क्या चाहिए साथ ही याद रखना, उसको चाहिए लो डिसोल्व ऑक्सीजन चाहिए, हाई पर काम नहीं करेगा। तो यही हमारा गलत था और हमसे यही पूछा गया था कि गलत कथन बताइएगा। उम्मीद है आपको साइंस